नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 35वां लेक्चर है और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा 5वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट है और जिसमें हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को यानी ए से लेकर जेड तक पूरा सिलेबस यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का हम लोग कवर करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम का शेड्यूल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक की क्लास किस डेट को कितने बजे अपलोड होगी। ये सारा शेड्यूल आपको दिया गया है ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि कौन सी क्लास आप जो है देखेंगे। और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ये यूट्यूब पे चल रहा है प्रोग्राम, फ्री ऑफ कास्ट है, लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये 35वां लेक्चर है इस प्रोग्राम का और इंडियन पॉलिटी का ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये लेक्चर आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से इस लेक्चर को लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना को। तो बड़े अच्छे से संविधान की प्रस्तावना को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना से प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल प्रश्न है, लेकिन यह है कि उन प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, खूब प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण तथ्य को हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए आज का एजेंडा हमारा क्या है इस लेक्चर का वो देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो यही हम समझेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज प्रियम्बल, प्रियम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या, इसको समझेंगे। इसके अलावा प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को समझेंगे, वो प्रस्तावना के आदर्श क्या है, प्रस्तावना की आकांक्षाएं क्या हैं, वो सब समझेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि प्रस्तावना का आखिर महत्व क्या है, प्रस्तावना का क्या महत्व है और प्रस्तावना से जुड़े हुए विवाद क्या हैं। तो डिबेट्स एसोसिएटेड विथ प्रियम्बल, इसको भी हम समझेंगे। तो ये चार चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो कहते हैं कि प्रियम्बलिस एक लैटिन शब्द है, प्रियम्बलिस उसी से प्रियम्बल शब्द निकला है। प्रियम्बलिस का अर्थ क्या था, तो टू गो बिफोर यानी इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो उसका इंट्रोडक्शन है। तो प्रस्तावना क्या होती है, किसी भी संविधान, किसी भी अधिनियम, किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन है। तो इसी से हमें पता चलता है, प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर के इस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, इस संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, इस संविधान के आदर्श क्या होंगे। यानी अगर हमें शॉर्ट में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना को पढ़कर एक मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि संविधान में अंदर क्या लिखा होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, तो सभी संविधान एक प्रस्तावना से शुरू होते हैं और प्रस्तावना में क्या है, तो उन आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई संविधान या अधिनियम पारित किया जाता है। तो हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन से आदर्श हैं, क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उन आदर्शों, मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर भारत के भविष्य के भारत का निर्माण किया जाना है। तो प्रस्तावना को, अभी प्रस्तावना से हम देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है, इस पे बहुत सारे विद्वानों ने अपने बहुत अलग अलग मत रखे हैं। ठीक है, तो उनको भी हम देखेंगे क्योंकि उनसे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका सार है, सार तत्व है। ठीक है, अब देखिए यहां पे फैक्ट है,
तो भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का संविधान, तो यहां से हमने लिया है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो आप कहेंगे यूएसए, ठीक है, अमेरिका। जबकि यह पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव, इसे उद्देशिका भी कहते हैं, संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। तो अब हम ये समझना चाहेंगे कि हमें क्या क्या प्रस्तावना बताती है, यानी प्रस्तावना को पढ़कर हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। तो पहला ये कि संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना स्पष्ट रूप से बताती है कि संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत के लोगों में ही क्या है, शक्ति है, उन्हीं में ही संप्रभुता है, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना यह बताती है कि राज्य या शासन का स्वरूप क्या होगा, या संविधान का स्वरूप क्या होगा। तो एक तो लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, उसके बाद संविधान में संशोधन करके समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, तो न्याय लक्ष्य है, स्वतंत्रता लक्ष्य है, समता लक्ष्य है, बंधुत्व लक्ष्य है, और संविधान के लागू होने की तिथि, ये सारी बातें संविधान की प्रस्तावना बताती है। तो प्रस्तावना कुल 4 मूल तत्वों को स्पष्ट करती है। किन तत्वों को? 4 मूल तत्वों को संविधान की प्रस्तावना तय करती है, बताती है। पहला, संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, दूसरा, राज्य या शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा भारत में, और संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, और संविधान कब लागू किया गया। इतनी चीजें संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है। तो अब आपके सामने संविधान की प्रस्तावना आ गई है। मैं एक आग्रह करूंगा कि सबको संविधान की प्रस्तावना एटलीस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर संविधान की प्रस्तावना आपको याद होगी तो उन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे, उसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे लेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले ही लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें 2 चीजें इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ी, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये नए जोड़े गए संविधान में। मूल संविधान में था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब यहां पर देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो आप क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी 3 न्याय की बात की गई है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो आप कहेंगे कि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 1 2 3 4 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। तो 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितने समता की बात की गई है, तो 2 समता है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर, तो 2 समता की बात की गई है। इस तरह से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता और 1 तरह की बंधुता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब आप देखें, ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये आकांक्षाएं हैं संविधान की, ठीक है, कि सबको न्याय,
स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व मिले। ठीक है, और स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये भावना जो है हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है, वहां था। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक शब्द ये है अखंडता, इसे भी 42वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया, यानी कुल 3 बदलाव किए गए। एक तो जोड़ा गया जो है समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, तीसरा जोड़ा गया अखंडता। अब हमने क्या बताया आपको कि संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब यहां पे एक चीज जान लीजिए, आपको जो विक्रम संवत लिखा गया है यह भी याद होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि संविधान लागू हुआ संवत 2006 विक्रमी, संवत 2008 विक्रमी, संवत 2010 विक्रमी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपने तो याद किया है 24 नवंबर 1949, लेकिन यहां पर चूंकि यहां पे विक्रम संवत का भी उल्लेख किया गया, तो ऐसे में आपको विक्रम संवत का भी याद होना चाहिए। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में है और ये मूल है, मतलब जब बदलाव नहीं किया गया। तो देखिए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इतना ही लिखा है। ठीक है, और जब संविधान में संशोधन किया गया तो ये 2 शब्द आ गए, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो है एक एक जो प्रश्न है हमारा, उसका अब हम जो है उत्तर तलाशेंगे। हमने क्या कहा, पहला ये कहा कि संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, ये बताती है प्रस्तावना। दूसरा हमने क्या कहा कि राज्य या शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है, ये बताती है। तीसरा संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, ये प्रस्तावना बताती है। तो वहीं पे आ जाते हैं। तो संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, तो देखिए स्पष्ट रूप से जैसे ही प्रस्तावना शुरू होती है वो क्या कहती है, हम भारत के लोग। इसका क्या अर्थ है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी संविधान को शक्ति कहां से मिली है, भारत के लोगों से मिली है। भले ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा बनी हो, लेकिन संविधान को शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, तो भारत के लोग। तो सोवरेन कौन है, संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, इस प्रस्तावना में सभा के प्रत्येक सदस्य की यह इच्छा नहीं था कि संविधान अपना आधार, अपनी शक्ति और अपनी संप्रभुता लोगों से प्राप्त करेगा। तो संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। दूसरा, राज्य या शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, या संविधान का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, सरकार का स्वरूप क्या होगा, यह भी बताती है। तो लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करती है। क्या बताती है, तो जो मैंने आपको बताया कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा भारत। क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे, या स्टेट के बारे में कहें तो ऐसा स्टेट जिसको आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना ना पड़े, वो अपने में संप्रभु हो, सोवरेन हो, वो हर तरह का निर्णय ले सके, उसके ऊपर कोई सीनियर नहीं हो। इसके बाद समाजवादी बाद में आया, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत होगा, यह बताया गया। इसके बाद संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य जो मैंने आपको बताया, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व है। ये संविधान के क्या है, उद्देश्य हैं या लक्ष्य हैं, ये आपको समझ आ गया। अब जो है एक एक शब्दों को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता क्या है, संविधान में संप्रभुता का जिक्र किया गया है। तो संप्रभुता क्या है, जो अब मैंने अभी आपको बताया कि भारत ना तो किसी अन्य सत्ता पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, बल्कि उसके पास सर्वोच्च सत्ता है। तो ब्रिटिश भारत क्या था, ब्रिटिश का डोमिनियन था, ब्रिटिश राज के हम लोग डोमिनियन थे। तो भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। लेकिन 1947 के बाद हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभर के आए, यानी भारत अपना निर्णय, चाहे उसका आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य निर्णय हो, वो स्वयं से करता है, किसी बाहरी सत्ता के दबाव में वो कोई डिसीजन नहीं करता है। यानी भारत अपने हर मामले में क्या है, सबसे सीनियर है, वो किसी का जूनियर नहीं है। तो भारत क्या है, संप्रभु है। अब कई लोग ये कहते हैं कि भारत ने तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले ली, राष्ट्रमंडल की, और राष्ट्रमंडल में क्या होता है कि महारानी शीर्ष पर है, और कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कि कभी न कभी
ब्रिटेन के औपनिवेश रहे। तो जब हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले रहे हैं तो इसका स्पष्ट रूप से यह मतलब है कि हमारी सोवरेनिटी प्रभावित हो रही है। तो इसके जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता अपनी इच्छा से ले रहे हैं, और जैसे हम ये ले रहे हैं बिना दबाव के ले रहे हैं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं, और जैसे हम इसकी सदस्यता ले रहे हैं उसी तरह हम इसकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं, हम किसी दबाव में नहीं है। उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, बहुत सारे देशों के समूह बन गए हैं तो उनके निर्णयों को माना जाता है तो सॉवरेनिटी प्रभावित होती है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का तो सदस्य अमेरिका भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ कोई प्रस्ताव पारित करेगा तो अमेरिका को भी मानना पड़ेगा। तो अब ये सारी चीजें तो जो नेशंस हैं उनके अंदर बेहतर कोऑपरेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते हों जिससे कि सबका जीवन और आसान हो सके, तो कुछ ना कुछ समझौता तो सभी देश को करना पड़ता है, लेकिन उससे उसकी सॉवरेनिटी प्रभावित हो जाए ये बात गलत है। अब दूसरा शब्द यूज हुआ है समाजवादी। ये संविधान के प्रस्तावना के 5 आदर्शों को हम पढ़ रहे हैं। तो समाजवादी है, मैंने बताया कि ये 42वें संविधान संशोधन से आया है, मूल संविधान में नहीं था। अब समाजवाद क्या है, इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं। समाजवाद एक इस शब्द की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, जैसे भारतीय समाजवाद है तो इसी का समाजवाद का ही थोड़ा चरम रूप साम्यवाद होता है। लेकिन अगर एक सेंट्रल परिभाषा मैं दूं आपको कि जिससे आपको ठीक प्रकार से समझ में आए, तो बस हम इतना कहेंगे कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, यानी स्टेट की अधिकारिता हो प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर, ये मोटे तौर पे समझने के लिए। लेकिन भारत में जिस समाजवाद को हमने अपनाया वो क्या कहता है कि ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया वो कौन सा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और इसका क्या लक्ष्य है, तो इसका उद्देश्य है गरीबी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो गरीबी को समाप्त करना है और अवसर की असमानता को समाप्त करना है, तो यह समाजवादी हो गया। अब धर्मनिरपेक्ष, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब धर्मनिरपेक्ष, कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष तो कुछ होता नहीं, तो इसीलिए कहा गया संविधान में कि वहां पंथ निरपेक्ष लिखा है। पंथ निरपेक्ष तो कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? ये आपने सुना होगा कि धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो धर्म के कारण ही अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका पैर छूते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं। तो हम जब धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो ये तो हमारा धर्म है, तो हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो ये डिबेट आप जो है समझ लीजिए। देखिए, धर्म का प्रचलित रूप में प्रयोग पहले तो स्वभाव के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मिर्ची का धर्म ही है तीखा लगना, तो मैं यहां पे धर्म से क्या बता रहा हूं आपको, मैं स्वभाव बता रहा हूं। तो स्वभाव है कि मिर्ची का धर्म ही है तीखा लगना। तो अगर मिर्ची मीठी लगने लगी तो हम कहेंगे कि मिर्ची ने अपने धर्म का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं किया, क्योंकि इसको तीखा लगना चाहिए। उसी तरीके से धर्म का कर्तव्य के सेंस में भी उल्लेख किया जाता है। कर्तव्य, जैसे अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध लड़ना, शेर का कर्तव्य है शिकार करना, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना। तो अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, विद्यार्थी धर्म का निर्वहन कर रहा है। अगर कोई योद्धा युद्ध लड़ रहा है तो हम कहेंगे योद्धा धर्म का निर्वहन कर रहा है। ठीक है, कोई मानवों के साथ करुणा का व्यवहार कर रहा है तो हम कहेंगे कि मानव धर्म का पालन कर रहा है। तो एक तो स्वभाव के सेंस में हम धर्म का उल्लेख करते हैं, दूसरा हम कर्तव्य के सेंस में उल्लेख करते हैं। लेकिन यहां जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वो कर्तव्य और स्वभाव वाला धर्म नहीं है, बल्कि ये कौन सा धर्म है, तो ये धर्म है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम जीते हैं, इस दुनिया के अलावा भी कोई एक सत्ता है, कोई एक परम सत्ता है, जो ये इहलोक है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। इस इहलोक के अलावा भी एक परालोक है। तो कौन है, देवता है, ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है, भगवान है।
तो हम इस धर्म की बात कर रहे हैं कि अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नुम है, इस धर्म की हम बात कर रहे हैं। यानी हम हिंदू की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जैन की बात कर रहे हैं, सिख की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम यहां कर्तव्य और स्वभाव में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन रहती है कि अरे धर्मनिरपेक्ष कर रहे हैं, तो नहीं, स्वभाव वाला धर्म यहां नहीं चल रहा है, यहां कर्तव्य वाला धर्म भी नहीं चल रहा है। यहां कौन धर्म चल रहा है? ईश्वर वाला धर्म चल रहा है कि स्वर्ग है, नर्क है, एक क्रिएटर है, उसका एक क्रिएशन है, क्रिएटर अच्छा काम करेगा जो उसको क्रिएटर पुरस्कार देगा, स्वर्ग देगा, जो बुरा काम करेगा उसको नरक में ढकेल देगा, ये सब जो, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जैसा कि हमने देखा। तो राष्ट्र 3 प्रकार के होते हैं, आप समझ लीजिए। एक जिसे कहते हैं नास्तिक राज्य। कौन सा राज्य? नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य का मतलब कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और न ही उसके नागरिकों को किसी धर्म को मानने की इजाजत हो, यानी मनाही होती है कि आप धर्म नहीं मानेंगे। तो जैसे जो मार्क्स के सिद्धांत पे आधारित राज्य हैं, मार्क्सवाद के सिद्धांत पे, साम्यवाद के सिद्धांत पर उनका मानना है कि मार्क्स तो कहता ही था कि धर्म क्या है? अफीम है। तो जैसे यूएसएसआर था जो कि साम्यवादी देश था, तो वहां किसी भी धर्म को न स्टेट मानता है और न ही वहां के नागरिक मानते थे, चोरी छुपे लोग करते थे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि नास्तिक स्टेट है। स्टेट क्या है? नास्तिक है। अच्छा, दूसरा है धर्मतंत्र, यानी धर्म पर आधारित राज्य, यानी जहां राज्य का ही अपना धर्म है, व्यक्ति का छोड़िए, राज्य का ही अपना धर्म है। जितने मुस्लिम कंट्री है सबका अपना धर्म है। पाकिस्तान राज्य का ही अपना धर्म है इस्लाम। बांग्लादेश राज्य का ही अपना धर्म है इस्लाम। सऊदी अरब राज्य का ही अपना धर्म है इस्लाम। सब मुस्लिम कंट्रियों का अपना धर्म है इस्लाम। तो जहां राज्य का ही धर्म हो, राज्य ही किसी धर्म को मानता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं धर्म आधारित राज्य। और एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहां की धर्म और राजनीति अलग अलग है। सरकार का, देश का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन उस देश में रहने वाले निवासी किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जो धर्म तंत्र है, जहां राज्य का ही अपना धर्म, जैसे मैंने पाकिस्तान को कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लाम वहां है। तो अब जिस राज्य में उसका अपना धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान, वहां पर जो व्यक्ति उस राज्य के धर्म के नहीं होते हैं, यानी पाकिस्तान में जो व्यक्ति इस्लाम का नहीं है, अगर वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो वो एक प्रकार से दोयम दर्जे का नागरिक होता है। भले ही इसे लिखित रूप में ना कहा जाए, लेकिन व्यवहार में ऐसा ही समझा जाता है। लेकिन जहां धर्मनिरपेक्ष है राज्य, वहां राजनीति और धर्म का पूर्णतया अलगाव है। वहां रहने वाले व्यक्ति जो धर्म मानना चाहे वो माने, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और न किसी के साथ धर्म के हिसाब से भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आ गई। तो धर्मनिरपेक्षता तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य अपना कोई धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव किया जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया। अब जो है लोकतांत्रिक, ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक। तो दो यूनानी शब्द हैं, पहला है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है जनता या लोग, डेमोस का मतलब जनता या लोग, और दूसरा शब्द है क्रेटस, सरकार या शासन, यानी जनता की सरकार, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र, लोगों की सरकार। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ज्यादातर देश इनडायरेक्ट वाले ही हैं, लेकिन डायरेक्ट वाले को भी देख लीजिए।
लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें क्या है कि शासन में जनता अपनी भागीदारी प्रत्यक्ष तरीके से निभाती है। तो ये छोटे देशों के लिए है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह है। कोई बड़ा कानून का विषय है तो जनमत संग्रह करा लिया, पूछ लिया जनता से कि क्या करना चाहिए, हो गया। जैसे कोई सोसाइटीज होती है शहरों में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, तो उसमें क्या होता है कि सब लोग बैठते हैं, उनके पास प्रस्ताव आता है कि क्या भाई चुनाव पेंट करा दिया जाए, जो है 2-3 साल हो गया नहीं हुआ, तो सब किसी ने कहा कि हाँ करा दिया जाए, किसी ने कहा नहीं, तो ये हुआ कि वोटिंग कर लिया जाए। तो 100 लोग खड़े हैं, सबने वोटिंग कर दी, खोल के देखा गया तो कहा गया कि 60 लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव पेंट हो जाए, तो उसका फाइनल है चुनाव पेंट हो जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और हम लोगों क्या है? इनडायरेक्ट है। हम विधायक को चुनेंगे, विधायक मुख्यमंत्री को चुनेगा, मुख्यमंत्री की एक कैबिनेट होगी, वो कैबिनेट फैसला लेगी और विधायक कानून बनाएंगे। हम सांसद को चुनेंगे, सांसद प्रधानमंत्री को चुनेगा, प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका के डिसीजन लेंगे, उनकी मंत्रिपरिषद, और वही लोग सांसद लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे। तो ये अप्रत्यक्ष है। तो ये प्रत्यक्ष वाला छोटे देशों के लिए ही है, बड़े देशों में इसका मजा नहीं है। ठीक है, अब इसमें 4 प्रमुख अधिकार होते हैं, समझ लीजिए। परिप्रेक्षा, रेफरेंडम और जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। ठीक है, अभी हुआ था ना ब्रेक्जिट, इंग्लैंड में, बड़ा देश है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि जनता से पूछा गया कि हम निकलें कि नहीं, ब्रेक्जिट हुआ। ठीक है, जनमत संग्रह हुआ। तो एक तो हो गया जनमत संग्रह, दूसरा हो गया प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। अन्ना आंदोलन में ये बहुत बात उठी थी, रिकॉल को। अभी हमारे पास क्या स्थिति है भारत में, तो हम किसी प्रत्याशी को जिता देते हैं और उसके बाद 5 साल तक हम कुछ नहीं कर पाते, वो कितना भी खराब निकल जाए, कितना भी निकम्मा निकल जाए, कितना भी वो अत्याचार करे, लेकिन हम हटा नहीं सकते। लेकिन अब यहां क्या था कि रिकॉल का ऑप्शन, भारत में भी हुआ कि रिकॉल करिए, कि प्रत्याशी को वापस बुला लीजिए 5 साल से पहले। 5 साल का तो टेन्योर है, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं निकला तो आप कहेंगे कि भैया आपका चाल चलन तो पहले ही साल दिख गया, अच्छा नहीं है। तो अब जब चाल चलन अच्छा नहीं है तो क्या करिए, घर बैठिए, अब किसी और को हम भेजेंगे तो आपको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मैंने आपको बताया कि इसको एक चीज, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेटिव ही तो आपके लिए डिसीजन लेते हैं, आप थोड़े डिसीजन लेते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए डिसीजन लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार की होती है। एक संसदीय लोकतंत्र, अगर पिछले लेक्चर्स आपको देख रहे हो तो आपको पता हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में है, भारत में है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में है। ठीक है, अब राज्य की बात करें, गणराज्य, रिपब्लिक। देखिए, रिपब्लिक का मतलब है कि कोई भी जो देश का प्रधान होगा, जो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, वो किसी खास परिवार, वंश परंपरा से, कोई राजा, कोई रानी नहीं होगा, बल्कि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुन करके आएगा, उनसे इलेक्ट होकर के आएगा, जैसे भारत का राष्ट्रपति। तो कई देश अभी विश्व में हैं जो लोकतंत्र तो हैं, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, वो गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र की एक ही परिभाषा है कि भाई कोई एक खास परिवार से राष्ट्राध्यक्ष चुन करके नहीं आएगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में खास परिवार से जो चुन के आएगा वही राष्ट्राध्यक्ष बनेगा ब्रिटेन में। उसी तरीके से जापान में यही है। तो जापान में लोकतंत्र तो है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि जापान एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि एक खास परिवार है, उसी में जो पैदा होगा वही क्या होगा? जापान का राष्ट्राध्यक्ष होगा। और कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनेगा जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा, या ब्रिटेन का क्राउन सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक ब्रिटेन में कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है, विश्व में प्रचलित 2 प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशानुगत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया। और गणतंत्र की क्या परिभाषा है? राज्य का प्रमुख न तो राजा होगा, न ही वंशानुगत और न ही नामित होगा, बल्कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से चुन के आएगा, जैसे कि अमेरिका में आता है, जैसे कि भारत में आता है। ठीक है, अब प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है।
तो सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया। और इसे कहां से लिया गया, सब पूछा जा सकता है 1917 की रूसी क्रांति से। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया, 1917 की रूसी क्रांति से। तो सामाजिक न्याय को हम देखते हैं। तो देखिए, कहा गया प्रत्येक व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सामाजिक न्याय का मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्थिक न्याय की क्या बात है, तो आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी आप अमीर हैं, गरीब हैं, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका कमाने के समान अवसर प्राप्त हो, तो सबको आजीविका कमाने का अवसर समान रूप से मिले, ये सुनिश्चित करना है आर्थिक न्याय का मतलब। ठीक है, और उसके लिए उचित वेतन प्राप्त हो और संपत्ति और आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह भी है कि संपत्ति और आय की असमानताएं जो है, जैसे पता चल रहा है 30 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो एक दिन का 100 रुपए भी नहीं कमाते हैं, और पता चल रहा है कि 29 करोड़ के पास जितनी संपत्ति है कुल मिलाकर के उतनी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इनके पास है। तो ये आय की असमानता है, इसको भी दूर करना, हालांकि बहुत मुश्किल काम है। और निश्चित रूप से अभी तो खानदानी रईसों को देखें और नए रईसों को देखें तो बहुत लोग नए नए रईस हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इनको अब ये लंबा डिबेट हो जाएगा, हमारी उस तरह की क्लास नहीं रिवीजन का, तो इस पर कभी और बात करेंगे। और राजनीतिक न्याय, ये सबसे आसान है, ये सबसे मुश्किल है। आर्थिक न्याय देना तो सबसे मुश्किल है, अब या तो फिर सबको पैसा बांट दीजिए, और सामाजिक न्याय भी करना, क्योंकि समाज में धीरे 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 चीजें जो है पनपेंगी, है ना। आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, ये तो कानून बना करके आप कर सकते हैं, लेकिन कोई आपके साथ व्यवहार ही न रखें तो आप क्या कहेंगे कि वो पड़ोसी मुझसे बोलता ही नहीं है, वो पड़ोसी मुझसे बात नहीं करता, ये कहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो हमारी जात के आधार पर हमारे साथ भेदभाव करता है, या उसने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। इन सब के लिए तो आपको चले जाएंगे FIR कराने, लेकिन आप इसलिए जाएंगे कि भाई हमारा पड़ोसी है और वो हमसे बात नहीं। तो सामाजिक न्याय भी थोड़ा कठिन है, राजनीतिक न्याय सबसे आसान है। क्या है, तो सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान करने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। हालांकि इसका भी अपवाद है, SC के लिए जो है सीटें रिजर्व की गई है, ST के लिए लोकसभा में भी विधानसभा में सीटें रिजर्व कर गए। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि राजनीतिक न्याय भले ही हमने पेन चला के दे दिया कि भाई 21 वर्ष के हो, वोट डालो, चुनाव लड़ो, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं है तो जीत करके लोग आ नहीं पाएंगे। ठीक है, इनके लिए अलग से सीट देना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब है क्या है, तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी उस पर बाहरी प्रतिबंध न हो, उसे जो है कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता मिले। पहले तो बंधुआ मजदूर बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे, व्यक्ति को बेड़ियों से जकड़ के में रखते थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने बताया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की घोषणा करती है, और मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है। जैसे अनुच्छेद 19 में नागरिक स्वतंत्रता की बात की गई, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वतंत्रता देने के लिए क्या किया गया है। इसके अलावा समता, तो समता का मतलब है कि समाज में किसी के पास विशेष अधिकार नहीं होगा, उसे विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी समाज में कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी का नहीं होगा, न ही कोई व्यक्ति द्वितीय श्रेणी का होगा, और न ही कोई प्रथम से ऊपर और न ही कोई प्रथम से नीचे होगा। ठीक है, लगता है मुझसे गड़बड़ हो गई कहने में। ठीक, आप मेरी बात समझ गए कि विशेषाधिकार नहीं होगा, सब समान होंगे, यही है। तो प्रत्येक नागरिक को समता के तीनों आयाम, कौन कौन से समता है, तो नागरिक समता अनुच्छेद 14 से 18, राजनीतिक समता अनुच्छेद 325, 326 वोट देने वगैरह का अधिकार, और आर्थिक समता अनुच्छेद 39 प्रदान करता है। ठीक है, यह समता की बात हो गई। अब बंधुत्व की बात हो गई, तो क्या लिखा है, बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। तो प्रस्तावना
के अनुसार बंधुत्व में दो बातें सुनिश्चित होनी चाहिए। बंधुत्व तो होना चाहिए, लेकिन दो बातें होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? तो पहला, व्यक्ति का सम्मान। तो हम किसी से बंधुत्व कर रहे हैं, भाईचारा कर रहे हैं, किसी को भाई मान रहे हैं, तो उसका सम्मान करना चाहिए ना। और दूसरा, देश की एकता और अखंडता बढ़ाने वाला ये होना चाहिए। ठीक है, देश की एकता और अखंडता, उसको कम करने वाला नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, बंधुता का अर्थ सभी भारतीयों के सर्वमान्य भाईचारे की, सभी भारतीयों के एक होने की भावना, यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता और अखंडता प्रदान करता है। तो अब इसमें व्यक्ति की गरिमा आ गई। तो व्यक्ति की गरिमा क्या है? तो के मुंशी ने कहा, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, इन्होंने कहा कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। अब इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता इस शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अब प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसको जो है देख लीजिए। तो देखिए, लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी है। तो इसमें क्या मिलता है हमें? तो विस्तृत जो विवरण है, उनका संक्षिप्त सारांश, दर्शन, आदर्श संविधान का क्या होगा, उसके आत्मा का निरूपण है। इसमें सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, यह सब आपसे पूछा जाएगा। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके अलावा संविधान एक प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण कार्य ये करती है कि जब संविधान का निर्वचन करना होता है तो उसमें प्रस्तावना जो है बड़ी मदद करती है। और प्रस्तावना को ही पढ़ करके ये जाना जाता है कि संविधान निर्माताओं के विचार क्या रहे होंगे। तो कोई भी दो अनुच्छेदों में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है, तो तुरंत संविधान की प्रस्तावना खोलिए और संविधान की प्रस्तावना में देखिए, तो वहां से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे निष्कर्ष लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनाना है जहां जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित और उत्तरदायी हो, शासन की शक्ति मौलिक अधिकारों से बधी हो, क्योंकि स्टेट तो बहुत बड़ी मशीनरी है ना, अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो स्टेट ही अत्याचार करने लगेगा, और जनता को अपने विकास का उचित और समान अवसर मिले। ये निष्कर्ष हो गया। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। संविधान से जुड़े हुए विवाद क्या है? संविधान से जुड़े हुए विवाद तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो अक्सर जो है आता है। पहला, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसका अंग है? इसका मतलब है कि संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट हैं, वो अलग है और उसकी प्रस्तावना अलग है। तो संविधान का भाग है या नहीं है? तो ये पहली बार मामला आया जो है बेरूबारी संघ मामला 1960। अब आप यहाँ बेरूबारी संघ सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, जिसमें कि आपने रटा ही होगा कि उस सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत है, बहुत सारी चीज है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। ये आप पढ़ते रटते होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि बेरूबारी संघ का मामला क्या था। आखिर बेरूबारी संघ कैसे जुड़ा हुआ है प्रस्तावना से? ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। 5 मिनट में हम समझते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ भारत के स्वतंत्रता के साथ। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन बहुत जल्दी में हुआ। सर रेडक्लिफ को लगाया माउंटबेटन ने कि जल्दी जल्दी करो, अंग्रेजों को भारत से जाने की अब जल्दी हो चुकी थी। तो बहुत तेजी में काम जो है निपटाया गया, और ऐसे में बहुत सारे बंटवारे में बहुत सारे जो है बंटवारा ऐसा हुआ कि उसमें बहुत सारी विकृतियां थी। अब पता चला कि किसी व्यक्ति का मकान है तो आधा भारत में हो गया, आधा पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक मामला था बेरूबारी का। बेरूबारी पश्चिम बंगाल, उस समय के क्या आज के भी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला के का एक भाग था जिसको हम कहते हैं बेरूबारी। ये पुलिस स्टेशन था, एक छोटा सा कस्बा था, 9 या 10 वर्ग मील का ये कस्बा था, और लगभग 10,000 की जनसंख्या यहां थी। कहते हैं
कि बेरूबारी संघ भारत में है कि पाकिस्तान में है, ये क्लियरिटी नहीं थी। और 1952 से पाकिस्तान ये मांग करने लगा कि बेरूबारी हमारा है, बेरूबारी को हमको दिया जाना चाहिए। 1952 से ये मांग होने लगी। भारत की आजादी के 5वें साल से पाकिस्तान मांगने लगा कि हमें, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम इस समय जो आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश बाद में बना है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था और पंजाब की तरफ पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना। तो हम बात कर रहे हैं अब बांग्लादेश की, वर्तमान बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान की सरकार ये कहने लगी कि हमको बेरूबारी दीजिए। अब नेहरू जी को जो भी स्पष्ट हुआ हो, नेहरू जी ने इस मुद्दे पर, और एक वहीं पे एक रियासत थी कूच बिहार रियासत, कूच बिहार रियासत, उसके भी क्षेत्रों की कुछ अदला बदली थी। तो नेहरू जी 1958 में एक समझौता किए जिसे जाना गया नेहरू नून पैक्ट, नेहरू नून समझौता। तो नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री उस समय के, और फिरोज खान नून उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो दोनों लोगों ने एक समझौता किया और उस समझौते में कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हुई, जिसमें से कि बेरूबारी का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया भारत सरकार द्वारा। अब जब भारत सरकार द्वारा, नेहरू जी की सरकार द्वारा पाकिस्तान को दिया गया बेरूबारी का छोटा सा हिस्सा, तो इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी वो नाराज हो गई, और पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ साथ विपक्ष नाराज हो गया पूरे देश का, और पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि भारत का भूभाग किसी विदेशी को सौंप दिया गया, और वो भी जो विदेशी है वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन, उसको सौंप दिया गया। तो ये नेशनल डिस्कोर्स में आ गई बात, राष्ट्रीय चर्चा में आ गई बात कि नेहरू की सरकार ने तो ये काम कैसे किया, कैसे भारत के क्षेत्र को आप जो है विदेशी राज्य को दे देंगे। ठीक है, अब जो है यहां से मामला उठा। तो जब मामला उठा तो उसमें दो पक्ष हो गए, एक तो सरकार का पक्ष क्योंकि सरकार ने दे दिया था, और दूसरा पक्ष, ये किसका पक्ष, दूसरा पक्ष, तो दूसरा पक्ष विपक्ष का, जो लोग विरोध कर रहे थे नेहरू सरकार का कि आपने क्यों दे दिया, आप मतलब राष्ट्र को। तो उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है, उस समय अखंडता नहीं लिखा था, उन्होंने कहा कि संविधान में राष्ट्र की एकता शब्द का प्रयोग हुआ है, और संविधान का मतलब कहां, तो प्रस्तावना में। तो नेहरू जी के विपक्ष में जो लोग थे, जो लोग खुश नहीं थे कि भारत का हिस्सा पाकिस्तान को चला गया बेरूबारी का आधा हिस्सा, तो उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता तो बाद में लिखा, उस समय राष्ट्र की एकता। तो आप जब राष्ट्र की एकता लिखा तो आप राष्ट्र की एकता को भंग कर ही नहीं सकते। आप कैसे राष्ट्र की एकता को भंग कर दिया और बेरूबारी को दे दिया पाकिस्तान को। तो जो नेहरू जी के सपोर्टर थे, यानी जो सरकार थी, उसने कहा कि उसी संविधान में, उसी में संप्रभुता लिखा हुआ है, उसी प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है, संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नेहरू जी की सरकार संप्रभु है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है। तो एक पक्ष ने कहा कि राष्ट्र की एकता को आप भंग नहीं कर सकते, प्रस्तावना में लिखा है, आपने कैसे भंग किया, कैसे पाकिस्तान को बेरूबारी दिया। तो नेहरू जी की सरकार ने कहा कि अरे भैया, उसी प्रस्तावना में संप्रभुता भी तो लिखी गई है, भारत की सरकार संप्रभु है, वो कुछ भी कर सकती है। तो ये डिबेट हो रही थी। अब ये दोनों डिबेट निकली कहां से, संविधान की प्रस्तावना से। तो उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया। अनुच्छेद 143 ये अधिकार देता है भारत के राष्ट्रपति को कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई संवैधानिक प्रश्न को पूछे। तो उन्होंने पूछा कि पहले तो ये बताइए कि क्या सरकार किसी भारत के राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। अगर इसका उत्तर हां है तो ये बताइए, अगला प्रश्न, कि क्या ये आर्डर से हो जाएगा, यानी कार्यकारी आदेश से हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट बैठेंगे और लिख देंगे हो जाएगा, या इसके लिए लेजिस्लेचर में जाना पड़ेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करना होगा।
अगर लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करना होगा तो क्या साधारण बहुमत की तरह हो जाएगा, जैसे आर्टिकल 3 में लिखा है कि कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, या दो राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाएगा, या किसी राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा, उस तरह से होगा, आर्टिकल 3 से होगा, या फिर अनुच्छेद 368 में संशोधन करके आर्टिकल 3 में संशोधन करके ये लिखना पड़ेगा, या आर्टिकल 368 के तहत जो विशेष बहुमत की बात है उससे होगा। ये सब प्रश्न पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, वो आर्टिकल 3 इससे रिलेटेड नहीं है। और उसी समय डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस पे, तो यही 1960 में है। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, ध्यान से सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत है। संविधान की भाषा जहां संदिग्ध या अस्पष्ट है, जैसा मैंने बताया, वहां विधिक निर्वचन में सहायता करती है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी संघ मामले में यह बात हुई, तो बेरुबारी का पूरा मामला आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो गलती हो गई थी, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आया मामला 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए 1960 में दिए गए मामले को उलट दिया और अब कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां 5 परिशिष्ट, यह है संविधान। और इससे पहले बेरुबारी में क्या कहा, 395 अनुच्छेद 22 भाग 5 परिशिष्ट 8 अनुसूचियां, यह है संविधान, प्रस्तावना नहीं है संविधान। अब संविधान को कह दिया। लेकिन इसके बाद क्या कहा, और चूंकि संविधान का भाग है, यहां क्या कहा कि जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं होगा। जब भाग नहीं है तो संशोधन नहीं। अब जब भाग मान लिया तो क्या कहा कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन सिवाय मूल ढांचे के। मूल ढांचा मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बदला जा सकता। तुरंत जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और उसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़ दिए, संशोधन हो गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब फिर से दोहरा लेते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग अंग है? तो बेरुबारी में क्या कहा गया, नहीं। केशवानंद भारती में क्या कहा गया, यस। वर्तमान में क्या स्थिति है, यस है। अब दूसरा प्रश्न, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बेरुबारी मामले में नो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यस, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ के, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो यही केशवानंद भारती वाली स्थिति है, किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके, ठीक है। उससे मूल ढांचा नहीं प्रभावित होना चाहिए, यह समझ में आ गया। अब संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को हम और समझना चाहेंगे। तो देखिए, स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में जो भी चीजें उल्लेखित हैं उनसे संसद को न तो कोई शक्ति प्राप्त होगी और न ही संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगेगा। जैसे नेहरू जी के समय में बेरुबारी मामले में क्या कहा गया, एक पक्ष ने कहा कि राष्ट्र की एकता लिखा है संविधान के प्रस्तावना में, तो सरकार भारत की राष्ट्र की एकता को खंडित नहीं कर सकती। उसी प्रस्तावना का आलंबन लेकर के दूसरे पक्ष ने, यानी सरकार के पक्ष ने यह क्या कहा सरकार ने, तो कहा कि भैया उसी संविधान की प्रस्तावना में तो संप्रभुता भी लिखा गया है, तो हम क्या है, संप्रभु हैं। तो यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संसद की शक्तियों का स्रोत नहीं है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। तो संसद को न तो प्रस्तावना कोई शक्ति देती है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। यह स्पष्ट हो गया। तो उस विवाद को खत्म कर दिया गया, यह बात कह के बेरुबारी वाला। और यह कहा गया कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी प्रस्तावना में लिखी गई किसी बात को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकार में लिखी गई बात को। तो यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना क्या है, गैर न्यायिक है। यह ध्यान रखिएगा, नॉन जुडिशियली, ठीक है। अब प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे के.एम. मुंशी ने क्या कहा, राजनीतिक जनपत्री हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली, ये पूछा जाता है प्रश्न। सुभाष कश्यप ने क्या कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। इसी के तरह अर्नेस्ट बार्कर का बहुत पूछा जाता है, तो प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। न्यायविद N.A. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बहुत प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना को हमने ठीक प्रकार से पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।